Hello guys, welcome back to Hindi explanation of Chinese historical drama The Journey of Flower episode 40। बाइजुआ मोयान से पूछता है क्या वो सच में साचिन था जो हुआचिंगो को ले गया, क्योंकि चाहे वो कितना भी काबिल हो चैंगलियो के प्रिजन का दरवाजा हम तीनों और मिसिंग डोंगहुआ के अलावा कोई और नहीं खोल सकता, वो भी बिना कोई सबूत छोड़े। मोयान बोलता है सही कहा, मैंने उसे सैवेज टेरिटरीज भेज दिया है। शैंग बोलता है वो तो इस दुनिया का नर्क है, तुमने उसे वहाँ मरने के लिए भेज दिया। मोयान बोलता है वो एक गुनहगार है और उसे जिंदा रखना ही उस पर एक मेहरबानी है। शैंग बोलता है लेकिन उसे अपने गुनाहों की सजा भी तो मिल गई है। मोयान बोलता है अगर उसे यहाँ रखते तो क्या साचिनमो हमें चैन से रहने देता। अब अगर उसे हुआचिंगो को बचाना है तो सैवेज टेरिटरी जाएगा, ऐसे हमारे चैंगलियो में हंगामा तो नहीं मचेगा। बाइजुआ बोलता है आपने जो किया क्या वो सच में चैंगलियो के लिए था। मोयान बोलता है असल में उससे ज़्यादा तुम्हारे लिए था। बाइजुआ अपने कमरे में आ जाता है और अपने जादू से हुआचिंगो को देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो सैवेज टेरिटरी की चीज़ें नहीं देख पाता। दूसरी तरफ डोंगफांग होली रूलर के पास आ जाता है। साचिनमो बोलता है कल रात तो मैंने लिटिल थिंग्स की आधी परछाई तक नहीं देखी, उनकी इतनी हिम्मत हो गई कि जो मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। डोंगफांग पूछता है कि सच में वो आप नहीं थे जो हुआचिंगो को लेकर आए। वो बोलता है अगर सच में मैं होता तो मना क्यों करता, किसी का डर थोड़ी ना है मुझे। वो कस्टोडियन ऑफ लॉ से पूछता है कहीं वो तुम तो नहीं थे। वो बोलते हैं मैंने ये नहीं किया। होली रूलर बोलते हैं दोबारा ना जाके कहीं मैं चैंगलियो से कुछ ज़्यादा ही विनम्र तो नहीं हो गया, तभी मुझ पे ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। वो अपने सैनिकों को इकट्ठा होने को बोलता है, लेकिन डोंगफांग बोलता है पहले हमको ये जानने की जरूरत है कि हुआचिंगो है कहाँ। फिर वो वहाँ से अपने पैलवी में वापस आ जाता है। डोंगहुआ उससे बोलता है तुम 5 दिन और रातों से उसे लगातार ढूंढ रहे हो, पहले थोड़ा आराम कर लो। वो बोलता है जब तक मैं उसे ढूंढ नहीं लेता मुझे आराम कैसे मिल सकता है। फिर वो उसे एक दवाई की शीशी देकर बोलता है मैंने तुम्हें 20 सालों से कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन अब तुम आज़ाद हो, इस दवाई को पीकर तुम फ्री हो जाओगे। डोंगहुआ पूछता है क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया। डोंगफांग बोलता है क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने तुम्हें 20 साल तक कैद करके रखा, इतना ही काफ़ी है। डोंगहुआ बोलता है ये 20 साल मैंने कैद समझकर नहीं बल्कि अपनी गलती का पश्चाताप समझकर बिताए हैं। डोंगफांग पूछता है लेकिन क्या तुम लोगों को हमेशा ऐसा नहीं लगता था कि मेरे पिता मौत के हकदार थे। डोंगहुआ बोलता है ये सब हमारी गलतफहमी की वजह से है। उस साल हम 5 जवान थे जिन पे पूरी दुनिया को बचाने का जुनून सवार था। पिछले पैलवियन मास्टर को मारना हमारी गलती थी, इसलिए मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाया और तुम्हारे पास चला आया। डोंगफांग बोलता है ठीक है, अब जाओ जहाँ जाना चाहते हो, और चाहे कुछ भी हो इतने साल तक मेरे साथ रहने के लिए थैंक यू। डोंगहुआ वहाँ से टैन फैन और वूगो की कब्र में आता है और बोलता है माफ़ करना जो मैं अब आ रहा हूँ, लेकिन अब तक मुझ में तुम्हारा सामना करने की हिम्मत नहीं थी। मैं इतने सालों से अपनी गलती का पश्चाताप कर रहा था, लेकिन फिर भी डोंगफांग के दिल की नफरत नहीं मिटा सका। अगला सीन सैवेज टेरिटरी का होता है जहाँ हुआचिंगो को होश आता है तो वो रेत को पकड़कर सोचती है कहाँ हूँ मैं, क्या ये रेगिस्तान है। तभी उसे कुछ लोगों के आने की आहट सुनाई देती है। हुआचिंगो बेचारी तो भाग भी नहीं पाती। वो लोग उसकी टांग पकड़कर उसे घसीटते हैं और यहाँ वहाँ फेंककर उसे पटक कर मारने लगते हैं। फिर वो सब उसे पकड़कर बोलते हैं ये तो एक लड़की है, इसकी त्वचा कितनी नाजुक है, इसको खाने में कितना मज़ा आएगा। हुआचिंगो पूछती है ये कौन सी जगह है। वो बोलते हैं ये सैवेज टेरिटरी है, यहाँ केवल सबसे बड़े पापी और गुनहगार ही आते हैं, भगवान तो इसके आसपास भी नहीं भटकते। वो हुआचिंगो के हाथ में कीलों का निशान देखते हैं और बोलते हैं लगता है तुमने कोई भयानक गुनाह किया है, ज़रा हमें भी तो सुनाओ, हमारा भी एंटरटेनमेंट हो जाएगा। फिर उनमें से एक बोलता है अगर इसने आसमान में छेद भी कर लिया हो तो हमें उससे क्या, बांध दो इसे, कल हम इसे खाना शुरू करेंगे। दूसरी तरफ डोंगफांग बाइजुआ के पास आता है और पूछता है हुआचिंगो कहाँ है। वो बोलता है मैंने उसे सैवेज टेरिटरी भेज दिया है। डोंगफांग बोलता है मुझे नहीं पता था कि तुम इतने पत्थर दिल होंगे, तुम्हें पता था ना कि उसने ये सब फ्लेमिंग क्रिस्टल को पाने के लिए किया था ताकि तुम्हारा जहर उतर सके, या तुमने सच में मान लिया था कि तुम्हारा जहर जीजुन की दवाई से इतनी आसानी से उतर गया था। बाइजुआ सोचता है इसलिए वो सजा के वक्त सच नहीं बता रही थी। डोंगफांग बोलता है तुम्हें पता है उसने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ क्यों सहा, क्योंकि उसे बहुत पहले ही तुमसे प्यार हो गया था। बाइजुआ बोलता है यूं ही कुछ भी मत बोलो। डोंगफांग बोलता है ये मत बोलना कि तुम्हें आज तक इस बात का एहसास नहीं हुआ और तुमने कभी नोटिस नहीं किया। बाइजुआ बोलता है वो केवल मेरी डिसाइपल है। डोंगफांग बोलता है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें भी उससे प्यार हो गया है लेकिन मानने से इनकार कर रहे हो। तुम सबसे छिपा सकते हो लेकिन मुझसे नहीं।
तुम्हें साफ साफ पता था कि ग्रेट डेजोलेट एनर्जी फोर्स वाचिंगो के शरीर में है। असल में वो ही डीमन गॉड है, लेकिन फिर भी तुम उसे मार नहीं पाए और उसकी पावर सीज कर दी। अब उसे सैवेज टेरिटरी भेजना ही तुम्हारा बेस्ट प्लान है। बाइजुआ बोलता है उसके लिए यही सही होगा कि वो वहाँ रहे। डोंगफंग बोलता है वापस लाओ उसे वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। बाइजुआ ऐसे करने से मना कर देता है। तब डोंगफंग अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ने ही लगता है कि बीच में डोंगहुआ आ जाता है और तलवार उसके शरीर में घुस जाती है। वो बाइजुआ से बोलता है मेरे और टीचर के मुकाबले तुमने चांगलियो को ज़्यादा अच्छे से संभाला है, लेकिन कभी कभी तुम ज़्यादा ही जिद्दी हो जाते हो। डोंगफांग बोलता है तुमने ऐसा क्यों किया। डोंगहुआ बोलता है 20 साल तक तुम्हारा दिल नफरत से भरा हुआ था। अगर मेरी मौत तुम्हारी नफरत खत्म कर सकती है तो मैं मरने को तैयार हूँ। डोंगफांग बोलता है तुम मर नहीं सकते। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे मेरे पिता की तरह सब कुछ सिखाओगे। एक पिता को तो मैं खो चुका हूँ, तुम्हें भी नहीं खोना चाहता। वो उससे बोलता है जाओ और उसको ढूंढो जिससे तुम प्यार करते हो। फिर वो बाइजुआ से बोलता है इसे माफ़ कर देना, ये वाचिंगो को पसंद करता है और ये दोनों ही ज़िद्दी बच्चे हैं। फिर वो मर जाता है। अगले दिन वाचिंगो अपनी टेम्पल बेल पकड़कर बोलती है टीचर आपने मुझे मारा क्यों नहीं, ऐसी निराशाजनक ज़िंदगी जीने के लिए क्यों छोड़ दिया। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है तो वहाँ के सभी लोग जाग जाते हैं और उसी टेम्पल बेल छीनकर उसे परेशान करने लगते हैं। तभी एक आदमी चिल्लाता है कि मॉन्स्टर आ गया। सभी लोग वाचिंगो को छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ बाइजुआ वाचिंगो का रुमाल देखता है जो उसे डोंगफांग ने दिया था, ये कहकर कि भले ही मैं इमॉर्टल नहीं हूँ पर पैलवियन ऑफ स्ट्रेंज डीके का मास्टर हूँ। मैं किसी भी हाल में वाचिंगो को वापस लेकर आऊंगा और तुम हॉल ऑफ इमोशनलेस में बैठकर खुद को बेवकूफ बनाते रहना। तभी वह मोयान 3 लाइफ पूल का पानी लेकर आ जाता है और बोलता है ये तुम्हारे लिए दवाई है। बाइजुआ कहता है कि उसे नहीं चाहिए कि तभी वो थोड़ा सा उसके हाथ पे गिरा देता है। बाइजुआ बोलता है कि वो बिल्कुल ठीक है तो मोयान वहाँ से जाने लगता है और सोचता है ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पे विश्वास नहीं है, बस समय ही कुछ ऐसा चल रहा है। चलो अच्छा हुआ कि तुम्हें अब तक प्यार नहीं हुआ। उसके जाने के बाद बाइजुआ अपनी स्लीव्स ऊपर करके अपना हाथ देखता है। दूसरी तरफ वाचिंगो अपनी टेम्पल पेन ढूंढ रही होती है कि वहाँ वो बीस्ट आ जाता है जिससे उसने हार्ट ब्रोकन फ्लावर लिया था। वो अपने पैर से टेम्पल बेल वाचिंगो के पास फेंकता है और उसके पास आ जाता है। वाचिंगो उसे मलास्कर बोलती है तुम यहाँ क्यों हो, तुमने क्या गुनाह किया है। बाद में वो उससे बोलती है मैं इस नरक में जीने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही हूँ, क्या इसलिए क्योंकि मुझे यहाँ नहीं रहना और यहाँ से वापस जाना है। मुझे शाओयी और टंगबॉक की याद आ रही है, मुझे डोंगफांग और टीचर की भी याद आ रही है। वो बीस्ट उसे अपने कमर में बैठा देता है और अपने साथ लेकर जाने लगता है। उसे याद आता है कि बाइजुआ ने उसे वहाँ वाचिंगो को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा है। वो उसे एक रेतीली चट्टान के नीचे बने हुए घर में लेकर आ जाता है जहाँ एक आदमी होता है जिसके चेहरे पर वाचिंगो के चेहरे जैसा निशान होता है और एक हाथ कटा हुआ होता है। पहले तो वो वाचिंगो पे ध्यान नहीं देता, लेकिन जब वो 20 बार मदद के लिए आवाज़ें लगाता है तो वो वाचिंगो के हाथ में टेम्पल बेल देखकर उसे घर के अंदर ले आता है। वो उसकी आंखों से पट्टी निकालता है तो उसकी पूरी पलकें जल चुकी थी और हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। वो एक चाकू गर्म करता है और उसकी आंखों को खोलता है और फिर दवाई लगाकर पट्टी बांध देता है। वो उसको दवाइयाँ भी पिलाता है। कई दिनों बाद उसकी आंखें और घाव ठीक हो जाते हैं। बाद में वो बैठकर उसकी टेम्पल बेल देख रहा होता है कि उसी समय वाचिंगो को होश आ जाता है और वो बोलती है मेरी टेम्पल बेल वापस करो। वो बोलता है मैंने तुम्हारी जान बचाई, लेकिन थैंक यू बोलने की जगह तुम्हें उठते ये बेकार बेल चाहिए। वो उसके 5 एलिमेंट्स बताने लगता है और बोलता है तुम चैंगलियो के डिसाइपल हो। चैंगलियो में मोयान की पर्सनालिटी अजीब है जबकि शैंग काम से ज़्यादा मस्ती पसंद करता है। अगर वो दोनों साथ मिलकर भी काम करे तब भी उनकी तुम्हारी जैसे डिसाइपल नहीं बन सकती। तुम्हारा गुरु हर चीज़ का एक्सपर्ट लग रहा है तो वो ज़रूर बाइजुआ ही होगा। कभी सोचा नहीं था कि जिस बाइजुआ ने कभी कोई शिष्य नहीं लिया वो एक्सेप्शन करके एक शिष्य लेगा, वो भी एक लड़की को। वाचिंगो बोलती है तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता, जल्दी से मेरी टेम्पल बेल वापस कर दो। वो बोलता है तुम्हें अपनी टेम्पल बेल याद है, मतलब तुम्हारी बॉडी अच्छे से रिकवर हुई है, क्या तुम्हारी आंखें देख सकती हैं। वाचिंगो यहाँ वहाँ देखती है और बोलती है मैं देख सकती हूँ। वो बोलता है तुम 3 लाइफ पूल के पानी से इंजर्ड हुई हो, लगता है तुम्हारी गलती फीलिंग से रिलेटेड है। किससे प्यार करती हो तुम, बाइजुआ से। अगर किसी और से करती तो चल जाता, लेकिन तुम्हें उस ठंडे इंसान से प्यार हुआ और देखो हमेशा के लिए यहाँ फंस गई।
वो उसे उसकी टेम्पल बेल फेंक कर देता है और बोलता है, ये अगली बेल मुझे नहीं चाहिए, रखो अपने पास जब तक जिंदा हो। वाचिंको बोलती है, कौन हो तुम और इतना सब कुछ कैसे जानते हो? वो उसे अपनी टेम्पल बेल निकाल के दिखाता है। वाचिंको बोलती है, तुम ऑनरेबल वन मोयान के सबसे बड़े डिसाइपल ज़ूरैन हो। कुछ समय बीत जाने के बाद वाचिंको चलने फिरने लगती है। ज़ूरैन उसको उसके लिए खाना बनाने को बोलता है। वो वाचिंको का बनाया हुआ खाना खाकर उसकी तारीफ करता है। वाचिंको बोलती है, जब वो हॉल ऑफ इमोशनलेस में थी तो अपने टीचर के लिए खाना बनाया करती थी। ज़ूरैन बोलता है, जब मैं चैंगलियो में था तब तो उस कठोर दिल के चेहरे पे एक्सप्रेशन भी नहीं हुआ करते थे। अगर कभी मैं उसे खाते हुए देख लूं तो सोचूं कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। बाद में वो उसे एक चट्टान के ऊपर लेकर जाता है और वाचिंको से बोलता है, जरा देखो तो कि ये खाई कितनी गहरी है। वाचिंको देखती है तो उसे जमीन तक नहीं दिखती। तभी ज़ूरैन उसे धक्का मार देता है। नीचे गिरते हुए वाचिंको सोचती है, टीचर आपने मुझे मार क्यों नहीं डाला? ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा? जैसे ही वो जमीन के करीब आती है, अपने आप थोड़ी सी दूरी पर रुक जाती है और फिर जमीन में आराम से गिरती है। उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ। वो नीचे से ज़ूरैन को चिल्लाकर पूछती है, तुमने मुझे धक्का क्यों मारा? और यहीं पे एपिसोड 40 खत्म हो जाता है।